Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here's my another video lecture, that is induction of labor. ठीक है, induction of labor means कि जब आप लेबर को artificially induce कराते हैं, that is induction of labor. ठीक है, देखिए normal labor we have studied कि इसमें contractions present होते हैं, तो वो जो contractions होते हैं वो क्या कहते हैं, बेबी को डिसेंड करने में हेल्प करते हैं ताकि बेबी की डिलीवरी ईजी हो जाए. ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल लेबर. बट कभी कभी कंडीशन नॉर्मल के साथ अब नॉर्मल भी आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल पुश नहीं कर पाती है, बेबी डिसेंट नहीं होता है, डिलीवरी नहीं हो पाती है. तो इन दैट कंडीशन वी आउट फॉर induction of labor. So we'll see what is induction of labor, what are the indications for it, what are the methods for it. So we'll start with the definition of induction. So induction means कि artificial stimulation uterine contraction को provide किए जा रहे हैं so that कि baby जो है वो deliver out हो जाए. और वो किसी भी method से हो सकते हैं. जो आप induction of labor कराएंगे तो वो medical भी हो सकता है, surgical भी हो सकता है और combined भी हो सकता है. ठीक है, then comes augmentation. augmentation क्या होता है कि एक फीमेल है, ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट है बट दोज कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि बेबी जो है वो डिलीवर आउट हो जाए. तो उस कंडीशन में जब हम आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ऑग्यूमेंटेशन. ठीक है, सो देयर इज़ डिफरेंस. इंडक्शन में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं फीमेल में, बट ऑग्यूमेंटेशन में जब प्रेजेंट कंडीशन आती है तो उसमें फीमेल में बहुत माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. ठीक है, अभी किसी भी वजह से हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में कम है, या तो सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो पा रहा है या फिर फीटस जो है वो डिसेंड नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम ऑग्यूमेंटेशन देते हैं. ठीक है, देन कम्स इंडिकेशन कि अब हम कब कब देते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर. पहली कंडीशन होती है मेटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, कोलेस्टेसिस है, या फिर पोस्ट मेच्योरिटी 40 वीक से अबव चला गया है, बेबी नहीं डिलीवर हो रहा है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है, कभी कभी जो होता है प्री मेच्योरली जो प्लेसेंटा होता है वो डिटैच हो जाता है, IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, IUFD इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है. ठीक है, कोई मेजर कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है, या फिर जो है कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेशेंट जो बेबी रहता है ना वो उसकी जो लाई होती है वो ट्रांसवर्स होती है या ओब्लीक में चली जाती है, तो हम जो मैनुअर्स होते हैं उनकी हेल्प से उसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन में लेके आते हैं. बट स्टिल अगर उसकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन में ला कर के भी पोजीशन जो है वो अनस्टेबल है या वो लॉन्गिट्यूडनल में ऑलरेडी प्लेजेंट है और स्टिल उसकी जो लाई है वो अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. नाउ विल सी कॉन्ट्राइंडिकेशन कि कब हम जो है इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते हैं. सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. ठीक है, अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, शॉर्ट है साइज़ में, ठीक है, या फिर सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है. ठीक है, कि इसमें ये कंडीशन रहती है कि जो पेल्विस का साइज़ होता है कभी कभी वो उतना एडिक्वेट नहीं होता है कि फीटल हेड के साथ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फीटल हेड जो होता है बहुत बड़ा होता है और पेल्विस का साइज़ छोटा होता है, दैट इज़ सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन. ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम कभी भी नहीं देते हैं. ठीक है, उसके बाद मैल प्रेजेंटेशन, अगर ब्रीच है, ट्रांसवर्स है या फिर ऑब्लीक लाइम है बेबी, तभी भी हम कभी भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं. प्रीवियसली अगर हिस्टेरेटोमी हुई है तब भी हम नहीं करते हैं. ठीक है, अगर ब्लीडिंग पीवी है, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, आपको नहीं पता क्यों हो रही है, वासा प्रीविया की कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, तब हम कभी भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं. ठीक है, जेनाइटल हर्ब्स इन्फेक्शन पेशेंट में प्रेजेंट है तभी भी हम नहीं करते हैं. हाई रिस्क प्रेगनेंसी है विथ फीटल कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जो बच्चा है उसको फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं. ठीक है, जो है उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ऐसे फटल इफेक्ट शो कर पाएगी, तो उस प्रेगनेंसी में भी हम कभी भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं. कोई पेल्विक ट्यूमर है तभी भी नहीं करते हैं. जो प्राइमरी ग्रेविडा वाली पेशेंट है वो बहुत एल्डरली, बहुत एज्ड है, ठीक है, जिसकी जो है कोई ऑब्स्टेट्रिक या फिर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तभी भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं. सर्वाइकल कोई कार्सिनोमा है हम तभी भी नहीं करते हैं. ठीक है, रिस्क क्या रहता है, सबसे पहला मेटर्नल रिस्क. मेटर्नल रिस्क क्या रहता है कि साइकोलॉजिकल अपसेट हो सकता है पेशेंट को. ठीक है, उसके बाद फेलियर की वजह से क्या होगा, देखिए जो पेशेंट होती है उसकी मेंटल एक्टिविटी पे सारा कुछ बेस्ड होता है. ठीक है, कि लेबर में जो वो बियरिंग डाउन इफेक्ट भी आता है, तो जब पेशेंट अपने अंदर से उसको पुश डाउन करती है तो बेबी डिसेंड होता है. अगर
पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। दूसरा, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि जो यूट्रस है वो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन कर ले, ठीक है, उसको हाइपर स्टिमुलेशन मिल गया, ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल गया, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, रप्चर हो सकता है इस वजह से वो, ठीक है, कोई इंट्रायूटेरल इन्फेक्शन है, कोरियोअम्निनाइटिस है तब है, ठीक है, प्रेसिपिटेट लेबर है तब, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी की, अगर आपने दे भी दिया है तो उससे क्या हो रहा है, वेजाइनल डिलीवरी जो है वो ऑपरेटिव हो रही है, आपको इसमें फोर्सेप डिलीवरी करनी पड़ रही है, तो उस टाइम पे आप नहीं करोगे, ये रिस्क रहता है मदर को, ठीक है। उसके बाद पोस्टपार्टम पीपीएच का जो है रिस्क बढ़ जाता है, एब्रप्शो प्लेसेंटा का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, एपीएच एंटीपार्टम हैमरेज, ये रिस्क रहते हैं मैटरनल। उसके बाद फीटल रिस्क क्या रहती है कि बेबी को जो है डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं, फीटल डेथ के चांसेस होते हैं, ठीक है। नियोनेटल सेप्सिस की इन्फेक्शन हो गया बेबी को, ठीक है। फिर है लेट्रोजेनिक डिलीवरी ऑफ द प्री टर्म इन्फेंट। उसके बाद कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, बर्थ ट्रॉमा बढ़ सकता है, ठीक है, उसका रिस्क बढ़ सकता है मतलब। उसके बाद यूटराइन डिसफंक्शन की वजह से, जैसे अगर हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है तो उससे क्या रहता है, बेबी को ऑक्सीजन की डिमांड जो है बढ़ेगी, तो हाइपॉक्सिया की कंडीशन आ सकती है, बेबी को ऑक्सीजन वहाँ डिमांड के हिसाब से सप्लाई ना हो, ठीक है, हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहता है कि आप कब इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं। सबसे पहले मैटरनल क्राइटेरिया हम देखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मैटरनल इंडिकेशन फॉर इंडक्शन, उसको हम कंफर्म करते हैं कि ठीक है, कि मतलब वो जो हमारे इंडक्शन क्राइटेरिया है, वो सॉरी इंडिकेशन क्राइटेरिया है, उसमें अगर वो, हाँ, इंडक्शन क्राइटेरिया में अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही है तब हम उसको इंडक्शन देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि वेजाइनल डिलीवरी के साथ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वेजाइनल डिलीवरी इजी हो जाएगी, पता चला ब्रीच की कंडीशन है और इंडक्शन ऑफ लेबर कर दिया तो जो है पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल पेल्विमेट्री करना है, ये देखने के लिए कि शेप और साइज पेल्विस का एडिक्वेट है या नहीं। बिशप स्कोरिंग आपको देखनी है, अगर मोर देन 6 है तभी आप इंडक्शन ऑफ लेबर करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप प्रोसीजर करते हो आपको पेशेंट को उसके रिस्क, ठीक है, बेनिफिट, उसके अल्टरनेटिव सबके बारे में बताना होता है। फीटल क्या है, फीटल में आपको ये चीज़ देखनी है कि जो फीटस की गेस्टेशनल एज क्या है, इनफ है कि हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। फीटल वेट आपको देखना होता है उसमें। फीटल लंग मैच्योरेशन स्टेटस देखने की, फीटल के लंग मैच्योर नहीं, आपने डिलीवरी करवा दी, फीटस डिस्ट्रेस हो जाएगा, पेशेंट जो है वो डेथ के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। फीटल प्रेजेंटेशन और लाइव में भी मैंने बताया था कि पेशेंट ब्रीच में है और इंडक्शन ऑफ लेबर कर दिया बिन देखे तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, जो मदर के कॉन्ट्रैक्शन है वो बेबी को और हार्म कर सकते हैं। फीटल वेलबिंग आपको देखनी कि आप जो भी अगर इंडक्शन ऑफ लेबर कर रहे हो तो उससे बेबी जो है वो ठीक रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ विल शी बिशप स्कोरिंग सिस्टम। बिशप स्कोरिंग सिस्टम जो रहता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसमें जो स्कोरिंग रहती है 0 1 2 3 तक का रहती है और इसमें फैक्टर्स रहते, सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें डायलिटेशन, ठीक है। डायलेशन जो रहता है वो सेंटीमीटर्स में देखा जाता है। अगर डायलेशन क्लोज्ड है, ऑस आपका क्लोज्ड है, सर्वाइकल ऑस, तो वो 0 पे स्कोरिंग आती है। अगर 1 to 2 फिंगर है तो 1, 3 to 4 सेंटीमीटर है तो 2 और मोर देन या इक्वल टू 5 है तो 3। फिर हम देखते हैं एफेसमेंट परसेंटेज, ठीक है। अगर 0 to 30 है तो 0 स्कोर, अगर 40 to 50% का एफेसमेंट हो गया तो 1, 60 to 70% का एफेसमेंट हो गया तो 2, अगर मोर देन और इक्वल टू 80 है तो 3। फिर आता है स्टेशन, अगर जो है बेबी +3 स्टेशन पे है तो 0, अगर बेबी जो सॉरी -3 स्टेशन पे है तो 0, अगर -2 स्टेशन पे है तो 1, अगर -1 या फिर 0 पर है तो 2, और अगर +1 +2 पे है तो 3। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी अगर फेम है सर्विक्स तो 0, मीडियम है तो 1, अगर बहुत सॉफ्ट है तो 2। पोजीशन ऑफ द सर्विक्स, अगर पोस्टीरियर है तो 0, मिड पोजीशन में सर्विक्स तो 1, अगर इंटीरियर लाई कर रहा है सर्विक्स तो 2। तो ये बिशप स्कोरिंग होती है। सो नाउ कम्स मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। अब कैसे कैसे जो है लेबर को इंड्यूस करा सकते हैं, तो इसमें मेडिकल, मैकेनिकल, सर्जिकल इन कंबाइंड मेथड आते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ये सर्वाइकल राइपनिंग बलून होते हैं, क्योंकि देखिए मोस्टली जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी होती है उसकी वजह से ही डायलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम इसमें
हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर और बलून डायलेटर्स यूज़ करते हैं। हम इसको सर्विक्स में एंटर करते हैं और उस बलून को फिल करते हैं ताकि जो सर्विक्स है वो इजीली डायलेट हो जाए और बेबी जो है वो डिसेंट होकर के नीचे आ जाए, क्योंकि जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ने लगेंगे। फिर है मैम्ब्रेन स्वीप। मैम्ब्रेन स्वीप में हम क्या करते हैं, मैम्ब्रेन देखिए पहले कैसी है और मैम्ब्रेन स्वीप करने के बाद जो है मैम्ब्रेन पतली हो जा रही है। तो मैम्ब्रेन अगर पतली हो जाती है तो वो क्या है, उसका बेबी जो है इजीली उस पर पुश आउट कर सकते हैं, मैम्ब्रेन इजीली नीचे पे आ जाएगी। देन आता है मेडिकल मेथड। मेडिकल मेथड में वी यूज़ ड्रग्स। तो इसमें हम 2 ड्रग्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो 3 है। एक सर्विजेल, ठीक है, जो एक इंट्रा सर्वाइकल जेल की फॉर्म में आता है, ठीक है, 0.5 mg का होता है, PGE2। तो डाइनोप्रोस्टोन होता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सर्वाइकल जेल की फॉर्म में होता है। इसकी जो मैक्सिमम डोज रहती है 1.5 mg पर 24 आवर्स की रहती है। हमें ये क्या करता है, सर्वाइकल राइपनिंग में हेल्प करता है। फिर है डाइनोराइप के नाम से भी आता है वो, ठीक है, प्रेपिडल, ठीक है, ये इंट्राविजाइनल जेल की फॉर्म होता है, इंट्राविजाइनल जेल होती है, ठीक है। एक इंट्रा सर्वाइकल है जो आप सर्विक्स पे लगाते हो, एक इंट्राविजाइनल है जो आप विजाइना पे लगाते हो। तो इसकी डोज जो रहती है 2.5 mg PGE2 डाइनोप्रोस्ट, मैक्सिमम डोज 5 mg रहती है। देन कम्स ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का ट्रेड नेम आता है सिंटोसिन, ठीक है, ये IV दिया जाता है। इसकी जो लो डोज रहती है वो 1 to 2 मिली यूनिट पर एम रहती है, ठीक है। हाई डोज जो रहती है वो 8 मिली यूनिट पर मिनट रहती है। देन कम सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ARM आर्म करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मैम्ब्रेन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक स्पेशलाइज्ड टूल की हेल्प से जो मैम्ब्रेन्स होती हैं उसको रप्चर कर देते हैं, लाइक एमनीआई हुक होता है, एमनीकॉट, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे ही वो रप्चर हो जाएगी मैम्ब्रेन तो क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि फीटस की बॉडी से डायरेक्टली वहाँ पे जो है सिग्नल्स जाएंगे कि अब मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, अब बेबी अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसे आउटर वर्ल्ड में आना होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैकेनिज्म क्या रहता है कि सबसे पहले सर्विक्स स्ट्रेच होता है, उसके बाद मेम्ब्रेन सेपरेट होती हैं, फिर PGs रिलीज होते हैं, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये देखिए, ये एमनीआई हुक है, इसकी वजह से क्या है कि इसकी हेल्प से जो है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है उसको रप्चर किया जा रहा है। देन कम्स कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में मैकेनिकल, मेडिकल और सर्जिकल मेथड्स को कंबाइन कर देते हैं, सो दैट की जो इंडक्शन ऑफ लेबर की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इसकी स्कीम क्या रहती है, देखिए, सबसे पहले मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में हम क्या देखते हैं, एक्सक्लूसिव इंडिकेशन IUD, अगर इंट्रायूटेराइन डेथ है तो PGE2 दिया जाता है, डाइनोप्रोस दिया जाता है, E1 दिया जाता है, ठीक है, मीजोप्रोस्ट और ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। या फिर ठीक है, अगर सर्विक्स आपका, इसमें 2 कंडीशन रहती है सर्विक्स को लेके, एक में सर्विक्स फेवरेबल रहता है, एक में सर्विक्स फेवरेबल नहीं रहता है। जिसमें सर्विक्स फेवरेबल है तो उसमें आप ऑक्सीटोसिन दे दोगे या फिर PGE1 या E2 आप दे दोगे, तो वो इजीली डायलेट होके बेबी बाहर आ जाएगा। बट अगर सर्विक्स इनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है, तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोगे, पहले सर्वाइकल राइपनिंग कराओगे, उसके बाद जाकर के बेबी डिलीवर आउट होगा। आप सर्जिकल में आप क्या करते हो, एमनियोटमी करते हो, ARM करते हो, जिसमें आप मेम्ब्रेन्स को रप्चर करते हो। तो इसमें क्या रहता है, APH की कंडीशन रहती है, अगर सीवियर प्री एक्लेम्पशियस कंडीशन है, एक्लेम्पशिया की कंडीशन में, ठीक है। फिर कंबाइन में क्या रहता है, कंबाइन में जो है वो कॉमन है, अगर उसमें भी 2 कंडीशन आती है, सर्विक्स अगर फेवरेबल है या सर्विक्स फेवरेबल नहीं है। अब जब सर्विक्स फेवरेबल है, फेवरेबल मीन्स कि इसमें डायलेशन प्रॉपर हो रहा है, तो अगर डायलेशन हो रहा है तो आप क्या करो, विजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जेल या E1 या फिर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ कर दोगे पेशेंट को, ठीक है। डाइनोप्रोस, कार्बोप्रोस्ट या ऑक्सीटोसिन आपने पेशेंट को करा दिया आपके अकॉर्डिंगली। उसके बाद क्या होगा, सर्विक्स की राइपनिंग हो गई, राइपनिंग होने के बाद एमनियोटमी करोगे आप, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन इंड्यूस पेशेंट को जो है ऑक्सीटोसिन जो एडमिनिस्टर करोगे, बेबी डिलीवर आउट होगा। बट अगर सर्विक्स ये अनफेवरेबल की कंडीशन है, बट अगर सर्विक्स फेवरेबल है तब डायरेक्टली एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करोगे, एमनियोटमी करोगे एंड ऑक्सीटोसिन पेशेंट को लगाओगे, बेबी डिलीवर आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल एडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो है एमनियोटिक फ्लूइड में जब आप रप्चर करते हो, जो फ्लूइड होता है उसमें आपको देखना होता है उसमें कहीं ब्लड या मेकोनियम तो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आप स्कैल्प इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो फीटल मॉनिटरिंग के लिए, उसके बाद फीटल स्कैल्प ब्लड सैम्पलिंग कर सकते हो आप इसमें। उसके बाद इंट्रायूटेराइन प्रेशर कैथेटर का यूज़ करके भी आप इंडक्शन करवा सकते हो, ठीक है। So this was the end of the lecture. Hope you all found the video useful, and if you have any queries, please drop them in the comment section, and
Do support, subscribe, share my channel, and thank you for watching. Keep supporting.